तो दोस्तों फाइनली बैड गाइज 2 जी हाँ दोस्तों ये हमारे नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी मूवी की पूरी अपडेट आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देना चालू करते हैं। द बैड गाइज 2 एक 2025 अमेरिकी एनिमेटेड हीस्ट कॉमेडी फिल्म है जो ड्रीमवर्क्स एनिमेशन द्वारा निर्मित आरोन ब्लेबे द्वारा इसी नाम की बच्चों की पुस्तक श्रृंखला पर आधारित है। द बैड गाइज 2022 का सीक्वल, यह पीरे पेरिफेल द्वारा निर्देशित, जेपी सेस द्वारा सहनिर्देशित और योनी ब्रेनर और एटन कोहेन द्वारा लिखा गया था। फिल्म में सैम रॉकवेल, मार्क मैरोन, क्रेग रॉबिन्सन, एंथनी रामोस, अक्वाफिना, जाजी बीच, रिचर्ड अयोडे, लिली सिंह और एलेक्स बोरस्टीन ने पहली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराया है, जिसमें डेनियल ब्रूक्स, मारिया बाक्लोवा और नताशा लियोन कलाकारों में शामिल है। फिल्म में बैड गाइज सेवानिवृत्ति से बाहर आते हैं और एक आखिरी डकैती करने के लिए एक पूरी तरह से महिला आपराधिक दस्ते के साथ सेना में शामिल होते हैं। पेरिफेल ने कहा कि वह पहली फिल्म की रिलीज से पहले मार्च 2022 में द बैड गाइज का सीक्वल बनाना चाहेंगे। 2 साल बाद ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने एक सीक्वल की घोषणा की जिसमें पेरिफेल और उनकी आवाजें वापस आएंगी, जबकि सेंस सहनिर्देशक होंगे। लियोन जुलाई 2024 में कलाकारों में शामिल होंगी और ब्रूक्स और बाकालोवा के शामिल होने की घोषणा नवंबर में की जाएगी। पिछली फिल्म से वापसी करते हुए डैनियल पेम्बर्टन ने संगीत तैयार किया। द बैड गाइज 2 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा यूनाइटेड किंगडम में 25 जुलाई 2025 को और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 अगस्त को रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $45 मिलियन की कमाई की। कथानक: हाल ही में जेल से रिहा होने के बाद बुरे लोग सुधर गए हैं और अच्छे बन गए हैं, लेकिन समाज में ढलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वुल्फ, शार्क, पिरान्हा और टारेंट्यूला स्नेक के घर से बाहर रहने के दौरान नौकरी ढूंढने की असफल कोशिश करते हैं। लोगों को उन्हें स्वीकार करने का एक कारण देने के लिए डायने से प्रेरित होकर वुल्फ कमिश्नर लुगिन्स की मदद से फैंटम बैंडिट नामक एक नए अपराधी का पता लगाता है। जेल से निकलने के बाद उन्हें ऐसे सबूत मिलते हैं जो बताते हैं कि वह डाकू स्नेक ही था, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वह अपनी नई प्रेमिका सुजैन के साथ था। लॉर्ड्स ऑफ लूचा कुश्ती प्रतियोगिता में फैंटम बैंडिट का पर्दाफाश करने की कोशिश में बुरे लोगों को अंततः फैंटम बैंडिट के काम के लिए फंसाया जाता है। वुल्फ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए डायने को बुलाता है और वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। बाद में उन्हें महिला अपराधियों के एक समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। किट्टी, पिगटेल और डूम, जिनमें से बाद वाले ने उपनाम सुसान का उपयोग किया था और बुरे लोगों को लुभाने के लिए स्नेक का उपयोग कर रहा था। किट्टी उन्हें प्रयोगात्मक मूनेक्स रॉकेट चुराने में मदद करने के लिए भर्ती करती है। गुप्त वीडियो फुटेज का उपयोग करके डायने को क्रिम्सन पॉ के रूप में प्रकट करती है। उसकी पूर्व आपराधिक पहचान ब्लैकमेल के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं करना चाहते हुए वुल्फ अनिच्छा से मान जाता है। इस बीच डायने अपने पूर्व दुश्मन प्रोफेसर मार्मलेड से जेल में मिलती है, जो बताता है कि किट्टी मूनेक्स अंतरिक्ष स्टेशन का उपयोग करने की योजना बना रही है, जिसमें एक चुंबक है जो मैकगफिनाइट नामक धातु से जुड़ा है, जो दुनिया का सारा सोना चुरा सकता है। समूह ने रॉकेट के मालिक मिस्टर मून की शादी में उनकी स्मार्टवॉच को सफलतापूर्वक चुराने से अपनी योजना शुरू की। किट्टी वुल्फ को वादे के अनुसार एक फ्लैश ड्राइव पर फुटेज देती है, लेकिन बैड गाइज द्वारा उसका कबूलनामा रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें फंसा देती है। किट्टी वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करती है, डायने की गुप्त पहचान को वैश्विक रूप से उजागर करती है, मार्मलेड को बरी करती है और बैड गाइज के स्थान के बारे में पुलिस को सतर्क करती है। रॉकेट पर चढ़ने से पहले डायने लड़कियों से भिड़ जाती है, लेकिन किट्टी बताती है कि फुटेज अब लाइव है और गवर्नर के रूप में उसका करियर और प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो गई है।
जैसे ही दिल टूटा डायने ने पुष्टि की खबर पड़ी, उसे किट्टी ने शांत कर दिया, लेकिन वह अर्धचेतन अवस्था में बोर्ड पर चढ़ने में सफल रही। लुगिन्स बैड गाइज को गिरफ्तार कर लेती। यह जानने के बाद कि बुरे लोग अंतरिक्ष में है, पिगटेल और डूम उन पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन किट्टी गुस्से में योजना छोड़ने से इनकार कर देती है और मशीन पर काबू पा लेती है, जिससे बड़ी मात्रा में सोना चुंबकित हो जाता है। जब वुल्फ उसके पास पहुंचता है, तो किट्टी चुंबक का रिमोट तोड़ देती है। हालांकि वुल्फ घड़ी की जेब काटने में कामयाब हो जाता है, जिससे वह रॉकेट को अंतरिक्ष स्टेशन में ले जा पाता है, चुंबक को नष्ट कर देता है और सोना पृथ्वी पर वापस ला पाता है। डूम और पिगटेल स्नेक और पिरान्हा को बचाते हैं जब वे फंसे हुए थे। किट्टी वुल्फ को मारने की कोशिश करती है, लेकिन डायने ठीक हो जाती है और उसे हरा देती है। वुल्फ और डायने खुशी खुशी फिर से मिलते हैं और अपना पहला चुंबन साझा करते हैं। जैसे ही अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की ओर गिरता है, बुरे लोग फिर से इकट्ठा हो जाते हैं, जबकि पिगटेल और डूम किट्टी के साथ एक एस्केप पॉड में भाग जाते हैं। आवाज कास्ट: सैम रॉकवेल मिस्टर वुल्फ के रूप में, 4 बुरे लोगों के नेता, उनके पिकपॉकेटर और चालक दल के भागने वाले ड्राइवर। मार्क मैरोन मिस्टर स्नेक के रूप में, 4 एक सेफक्रैकर, वुल्फ का सबसे अच्छा दोस्त और बुरे लोगों का दूसरा कमांडर। क्रेग रॉबिन्सन मिस्टर शार्क के रूप में, 4 बुरे लोगों के भेस के मास्टर। एंथनी रामोस मिस्टर पिरान्हा के रूप में, 4 बुरे लोगों की ताकत। अक्वाफिना सुश्री टारेंट्यूला बटा वेब्स के रूप में, 4 बुरे लोगों का हैकर। डैनियल ब्रूक्स किट्टी कैट के रूप में, एक हिम तेंदुआ और बैड गर्ल्स की नेता। नताशा लियोन डूम बटा सुसान के रूप में, एक रेवेन, बैड गर्ल्स की सदस्य और स्नेक की प्रेमिका। मारिया बाकालोवा, पिगटेल पेट्रोवा, एक जंगली सुअर और बैड गर्ल्स की सदस्य। जाजी बीच गवर्नर डायने फॉक्सिंगटन बटा क्रिम्सन पॉ के रूप में, एक लाल लोमड़ी, राज्य की गवर्नर और वुल्फ की प्रेमिका 5। एलेक्स बोरस्टीन मिस्टी लुगिन्स, एक मानव पुलिस प्रमुख जिन्हें पुलिस आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया था। रिचर्ड अयोडे प्रोफेसर मार्मलेड के रूप में, 6 एक खलनायक गिनीपिग जो बाद में बाहरी अंतरिक्ष से एक एलियन और बुरे लोगों का पूर्व दुश्मन बन जाता है। लिली सिंह, टिफनी फ्लफिट, 6 एक मानव समाचार रिपोर्टर। ओमिद जलीली, मिस्टर सोलोमन, एक मिस्र के अरबती जिनकी कार बदमाशों ने लूट ली थी। कॉलिन जोस्ट, मिस्टर मून, एक अरबती जिससे बैड गर्ल्स रॉकेट चुरा लेती है। जेमे कैमिल हैंडसम जॉर्ज, एक पहलवान के रूप में। माइकल गोडेरे, क्रेग, एक बैंक के मालिक, मिस्टर वुल्फ एक साक्षात्कार के लिए आवेदन करते हैं। केली स्टेबल्स, मॉरीन, डायने की सचिव। कैथरीन रयान ने ब्रिटिश डब में मॉरीन की आवाज दी है। 7 लुचा उद्घोषक के रूप में ह्यूगो सविनोविच, एक लुचा दर्शक के रूप में जॉर्ज आर. गुटिरेज। 2 उत्पादन विकास। मार्च 2022 में द बैड गाइज के रिलीज होने से 1 महीने पहले निर्देशक पियरे पेरिफेल ने कहा कि वह सीक्वल बनाना पसंद करेंगे। 26 मार्च 2024 को ड्रीमवर्क्स एनिमेशन द्वारा सीक्वल की पुष्टि की गई, जिसमें पेरिफेल निर्देशन के लिए लौट रहे हैं और जेपी सेंस, जिन्होंने पिछली फिल्म में चरित्र एनिमेशन के प्रमुख के रूप में काम किया था, सहनिर्देशन कर रहे हैं। सैम रॉकवेल, मार्क मैरोन, अक्वाफिना, क्रेग रॉबिन्सन, एंथनी रामोस, रिचर्ड अयोडे, जाजी बीट्स, एलेक्स बोरस्टीन और लिली सिंह सभी पिछली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराते हैं। 9 डैनियल पेम्बर्टन भी स्कोर बनाने के लिए लौटते हैं। 13 जुलाई 2024 को यह घोषणा की गई कि नताशा लियोन को सीक्वल में लिया गया है। 3 डेनियल ब्रूक्स और मारिया बाक्लोवा को नवंबर में सीक्वल में कास्ट करने की घोषणा की गई थी। 4 एनिमेशन। 6 अक्टूबर 2023 को उस समय अघोषित इस फिल्म का एनिमेशन सोनी पिक्चर्स इमेजवर्क्स द्वारा किया जाएगा। इमेजवर्क्स ड्रीमवर्क्स के साथ
एक साझेदार स्टूडियो के रूप में काम करेगा और मिश्रित प्रोडक्शन मॉडल का उपयोग करेगा। प्री प्रोडक्शन ड्रीमवर्क्स में ही किया जाएगा, जिसमें लगभग 50% एसेट बिल्ड और 1 घंटे का प्रोडक्शन शामिल होगा, जबकि इमेजवर्क्स शेष 50% एसेट बिल्ड और 20 मिनट के शॉर्ट प्रोडक्शन का काम संभालेगा। 11. सभी एनिमेशन 7 मई 2025 तक पूरे हो जाने चाहिए थे। 4. विपणन। बिली इलिश द्वारा बैड गाय पर आधारित फिल्म का पहला ट्रेलर 21 नवंबर 2024 को जारी किया गया था और बाद में इसे विकेड 2024 की नाटकीय रिलीज से जोड़ा गया था। 4. मुक्त करना। द बैड गाइज 2 को यूनाइटेड किंगडम में 25 जुलाई 2025 को और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 अगस्त को रिलीज किया गया था। 9. 12. अपनी नाटकीय रिलीज के अलावा और यूनिवर्सल की एनिमेटेड फिल्मों के लिए नेटफ्लिक्स के साथ एक दीर्घकालिक सौदे के हिस्से के रूप में फिल्म पेटीवी विंडो के पहले 4 महीनों के लिए पीकॉक पर स्ट्रीम करेगी, अगले 10 महीनों के लिए नेटफ्लिक्स पर जाने से पहले और शेष 4 के लिए पीकॉक पर वापस आ जाएगी। 13, 14, 15। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। 3 अगस्त 2025 तक द बैड गाइज 2 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $22 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $22.5 मिलियन की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल $44.5 मिलियन की कमाई हुई है। 3, 2। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में द बैड गाइज 2 को द नेकेड गन के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्ताहांत में $20 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था। पहले दिन $9.2 मिलियन की कमाई करने के बाद, जिसमें गुरुवार के प्रीव्यू से $2.25 मिलियन शामिल थे, फिल्म ने घरेलू स्तर पर $22.2 मिलियन और वैश्विक स्तर पर $44.5 मिलियन की कमाई की, जिससे यह होल्ड ओवर द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के बाद दूसरे स्थान पर रही। निर्देशक पियरे पेरिफेल। पटकथा योनी ब्रेनर, एटन कोहेन। पर आधारित द बैड गाइज आरोन ब्लेबे द्वारा उत्पादित डेमन रॉस। अभिनीत सैम रॉकवेल, मार्क मैरोन, ऑक्वाफीना, क्रेग रॉबिन्सन, एंथनी रामोस, जाजी बीथ, डेनियल ब्रूक्स, नताशा लियोन, मारिया बाकालोवा, एलेक्स बोरस्टीन, रिचर्ड अयोडे, लिली सिंह। द्वारा संपादित जेसी एवर्ना। संगीत डैनियल पेम्बर्टन। उत्पादन कंपनी ड्रीमवर्क्स एनिमेशन। द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीखें 25 जुलाई 2025 यूनाइटेड किंगडम, 1 अगस्त 2025 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। 1 देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $80 मिलियन। 2 बॉक्स ऑफिस $44.5 मिलियन। 3, 2 पियरे पेरिफेल एक फ्रांसीसी फिल्म निर्माता और एनिमेटर है। उन्हें ड्रीमवर्क्स एनिमेशन में उनके काम के लिए जाना जाता है, जिसमें लघु फिल्म बिल्बी 2018 और फीचर फिल्म द बैड गाइज 2022 और इसके सीक्वल द बैड गाइज 2 2025 का निर्देशन शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। पेरिफेल का जन्म लियोन, फ्रांस में हुआ था। 2 एनिमेशन के प्रति उनका जुनून हाई स्कूल में ही शुरू हो गया था। इकोले एमिल कोहल कला विद्यालय में अपने तीसरे वर्ष में उन्होंने गोबेलिन्स इकोले डे लइमेज में आवेदन किया और उन्हें स्वीकार कर लिया गया। 3 2004 में पेरिफेल ने लघु छात्र फिल्म एस्वेल प्लान बनाई। 4 और सहपाठियों जेवियर रामोंडे, जून फ्रेडरिक वायलेट और रेमी जारौर के साथ दूसरी लघु फिल्म फेस्टिवल क्वालिटी पर सहयोग किया। 5, 6 उन्होंने 2005 में गोबेलिन्स से स्नातक किया। 2, 7 अपनी थीसिस फिल्म ले बिल्डिंग के लिए उन्होंने रामोंडे और जारौर के साथ फिर से काम किया और मार्को गुयेन और ओलिवियर स्टैफिलस के साथ भी काम किया। फिल्म 2D और 3D एनिमेशन के संयोजन का उपयोग करती है।
8 ले बिल्डिंग ने कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में स्क्रीनिंग की और कई पुरस्कार जीते। 7, 9, 10, 11, 12 आजीविका। पेरिफेल के करियर की शुरुआती फिल्मों में क्यूरियस जॉर्ज, नोक्टर्ना, गो वेस्ट, अ लकी ल्यूक एडवेंचर और द इल्यूजनिस्ट शामिल है। 3, गोबेलिन से स्नातक होने के उसी वर्ष पेरिफेल ने सेड्रिक बबूचे द्वारा निर्देशित फ्रांसीसी लघु फिल्म इमागो में पर्यवेक्षक एनिमेटर के रूप में काम किया। इमागो ने पेरिफेल को रामोनेड के साथ फिर से काम करने का अवसर दिया। 13, पेरिफेल 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। 2, 7 और ड्रीमवर्क्स एनिमेशन में अपना करियर शुरू किया और 2D लघु फिल्म सीक्रेट्स ऑफ द फ्यूरियस 5 पर चरित्र एनिमेशन किया, जिसके लिए उन्होंने एनी पुरस्कार जीता। 2, 14, 15 इसके बाद पेरिफेल ने सीजीआई में बदलाव किया, लगभग 2 महीने तक मॉन्स्टर्स वर्सेस एलियंस पर काम किया। इसके बाद वह श्रेक फॉरएवर आफ्टर में शामिल हो गए। 3, वह कुंग फू पांडा 2 में कुछ दृश्यों के साथ 2D एनिमेशन में लौट आए। 3, 16 उस फिल्म में उन्होंने लॉर्ड शेन के चरित्र के लिए मुख्य एनिमेटर के रूप में भी काम किया। पेरिफेल ने कहा है कि वह चरित्र के प्रभारी थे, भले ही उनके पास एनिमेटरों की टीम नहीं थी। 3, पेरिफेल को आधिकारिक तौर पर राइज ऑफ द गार्डियंस में सुपरवाइजिंग एनिमेटर के रूप में पदोन्नत किया गया था। 3, जो कि नॉट के चरित्र के लिए जिम्मेदार टीम का नेतृत्व कर रहे थे। 17, कुंग फू पांडा 2 और राइज ऑफ द गार्डियंस दोनों ने पेरिफेल एनी पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। 2, 14, 18 इसके बाद पेरिफेल को कई फिल्मों में एनिमेशन प्रमुख नियुक्त किया गया, जिनमें मंकीज ऑफ मुंबई और लैरिकिन्स शामिल है, जो विभिन्न कारणों से कभी रिलीज नहीं हो सकीं। नवंबर 2017 में यह घोषणा की गई थी कि पेरिफेल लिरॉन टोपाज और जेपी सेंस के साथ एक अनाम लघु फिल्म विकसित कर रहे हैं। इस फिल्म का चयन ड्रीमवर्क्स शॉर्ट्स कार्यक्रम के माध्यम से किया गया था, जिसकी स्थापना क्रिस डेफारिया ने जनवरी 2017 में ड्रीमवर्क्स एनिमेशन फिल्म समूह के अध्यक्ष बनने के बाद की थी। बिल्बी का प्रदर्शन एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म महोत्सव 2018 के समापन समारोह में हुआ। इसे कई समारोहों में प्रदर्शित किया गया और सिग्राफ 2018 में जूरी चॉइस अवार्ड जीता। पेरिफेल ने मूल आरोन ब्लेबे बटा स्कोलास्टिक पुस्तक श्रृंखला द बैड गाइज के एनिमेटेड फीचर फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करते हुए अपने फीचर निर्देशन की शुरुआत की। यह 22 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वह 1 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली द बैड गाइज के आगामी सीक्वल का निर्देशन भी करेंगे। टन कोहेन, हिब्रू, जन्म 14 मार्च 1974, एक इजरायली अमेरिकी पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक है, जिन्होंने हॉलीवुड फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखी है, जिनमें इडियोक्रेसी 2006, ट्रॉपिक थंडर 2008, मेडागास्कर, एस्केप 2 अफ्रीका 2008, मेन इन ब्लैक 3 2012 और द बैड गाइज 2022 शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। इजराइल में एक यहूदी परिवार में जन्मे कोहेन, मैसाचुसेट्स के शेरोन में पले बड़े। उन्होंने मैमोनाइट्स स्कूल और हार्वर्ड कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने हार्वर्ड लैम्पून के लिए लिखा। 1, 2 आजीविका। 1995 और 1997 में उनकी पहली निर्मित पटकथाएं बीविस एंड बटहेड के लिए थीं, जहां उन्हें एटन कोहेन के रूप में श्रेय दिया गया था। 3, उन्होंने तब से अन्य माइक जज निर्देशित परियोजनाओं के लिए लिखा है, जिसमें 2001 से 2005 तक किंग ऑफ द हिल और 2006 में फीचर फिल्म इडियोक्रेसी शामिल है। 4, 1990 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने 2 अन्य टेलीविजन श्रृंखलाओं पर काम किया, एनिमेटेड रिसेस और लघु लिव्ड इट्स लाइक यू नो। 2007 में उन्होंने लघु फिल्म माई वाइफ इज रिटार्डेड लिखी। 5, इडियोक्रेसी की पटकथा लिखने के बाद उन्होंने एनिमेटेड श्रृंखला अमेरिकन डैड पर काम किया और एपिसोड लिखा। 2008 में कोहेन ने बेन स्टिलर
और जस्टिन थेरॉक्स के साथ मिलकर एक्शन कॉमेडी फिल्म ट्रॉपिक थंडर लिखी। उन्होंने एरिक डार्नेल और टॉम मैकग्राथ के साथ मिलकर मेडागास्कर एस्केप 2 अफ्रीका भी लिखी, जिसे फीचर प्रोडक्शन में सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए एनी अवार्ड में नामांकन मिला। कोहेन ने 2012 में आई फिल्म मेन इन ब्लैक 3 की पटकथा लिखी थी। 2015 में उन्होंने गेट हार्ट के साथ निर्देशन में पदार्पण किया, जिसका सहलेखन भी उन्होंने ही किया था। कोहेन ने 2018 की फिल्म होम्स एंड वॉटसन लिखी और निर्देशित की। यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही और बाद में उन्हें सबसे खराब निर्देशक का गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार मिला। 6. व्यक्तिगत जीवन। कोहेन एक धार्मिक यहूदी है। 7. वह कोशेर का पालन करते हैं और यहूदी सब्बात के दिन काम नहीं करते। वह और उनकी पत्नी अपने बच्चों को एक यहूदी डे स्कूल में भेजते हैं। सैम रॉकवेल, जन्म 5 नवंबर 1968, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्होंने 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिसौरी, 2017 में परेशान पुलिस अधिकारी जेसन डिक्सन की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीता। राजनीतिक व्यंग्य फिल्म वाइस, 2018 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश की भूमिका के लिए उन्हें इसी श्रेणी में नामांकित किया गया था। मिनी सीरीज फॉसे वेर्डन, 2019 में बॉब फॉसे की भूमिका के लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जबकि अमेरिकन बफेलो, 2022 के ब्रॉडवे पुनरुद्धार में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। रॉकवेल की अन्य फिल्मों में द ग्रीन माइल, 1999, गैलेक्सी क्वेस्ट, 1999, चार्लीज एंजेल्स, 2000, कन्फेशंस ऑफ ए डेंजरस माइंड, 2002, मैचेस्टिक मेन, 2003, द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी, 2005, द असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय द कावर्ड रॉबर्ट फोर्ड, 2007, मून, 2009, जेंटलमैन ब्रोंकोस, 2009, आयरन मैन 2, 2010, 7 साइकोपैथ्स, 2012, जोजो रैबिट, 2019 और सी हाउ दे रन, 2022 शामिल है। 2025 में उन्होंने HBO एंथोलॉजी सीरीज द व्हाइट लोटस के तीसरे सीजन में एक भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए दूसरा नामांकन मिला। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रॉकवेल का जन्म 5 नवंबर 1968 को कैलिफोर्निया के डेली सिटी में हुआ था। 2-3 वे अभिनेता पीट रॉकवेल और पेनी हेस की इकलौती संतान है। 5 साल की उम्र में उनके तलाक के बाद उनके पिता ने उनका पालनपोषण सैन फ्रांसिस्को में किया और वे अपनी गर्मियों की छुट्टियां अपनी मां के साथ न्यूयॉर्क शहर में बिताते थे। 4-10 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां के साथ ईस्ट विलेज इम्प्रोव कॉमेडी स्केच में हम्फ्री बोगार्ट के रूप में एक संक्षिप्त मंचीय प्रस्तुति दी। 5 उन्होंने मार्गरेट चो और आयशा टायलर के साथ रूथ असावा सैन फ्रांसिस्को स्कूल ऑफ आर्ट्स 6 से हाई स्कूल की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने अपना हाई स्कूल डिप्लोमा अर्बन पायनियर से प्राप्त किया, जो एक आउटवर्ड बाउंड शैली का वैकल्पिक स्कूल था। रॉकवेल ने बताया, मैं बस नशे में धुत होना चाहता था, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना चाहता था, पार्टियों में जाना चाहता था। स्कूल की एक ऐसी जगह के रूप में प्रतिष्ठा थी जहां नशेरी जाते थे, क्योंकि वहां से स्नातक करना आसान था। 7 स्कूल ने उन्हें अभिनय में रुचि वापस पाने में मदद की। अपने अंतिम वर्ष के दौरान एक स्वतंत्र फिल्म में अभिनय करने के बाद वे अभिनय करियर बनाने के लिए न्यूयॉर्क चले गए। 8 बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क के विलियम एस्पर स्टूडियो में प्रोफेशनल एक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाखिला लिया। 9 आजीविका। अधिक जानकारी, स्क्रीन और मंच पर सैम रॉकवेल। प्रारंभिक फिल्में। 1989 में विवादास्पद हॉरर फिल्म क्लाउन हाउस में अपनी पहली भूमिका के बाद, जिसे उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में रहते हुए फिल्माया था, वह न्यूयॉर्क चले गए और शिक्षक विलियम एस्पर के साथ विलियम एस्पर स्टूडियो में प्रशिक्षण लिया। 10 1990 के दशक की शुरुआत में उनके करियर ने धीरे धीरे गति पकड़ी, जब उन्होंने द इक्वलाइजर,
NYPD ब्लू और लॉ एंड ऑर्डर जैसी टीवी सीरीज में छोटे पर्दे के अतिथि स्थानों और लास्ट एग्जिट टू ब्रुकलिन और टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाओं के बीच काम किया। वह द सर्च फॉर वनाई जिमी 1994 में शीर्षक चरित्र के रूप में भी दिखाई दिए। इस दौरान रॉकवेल ने रेस्तरां में बसबॉय के रूप में काम किया और साइकिल से बरिटोस वितरित किए। 11 एक समय पर रॉकवेल ने एक निजी जासूस के सहायक के रूप में काम किया। 1994 में मिलर के एक अच्छे भुगतान वाले विज्ञापन ने अंततः उन्हें पूर्णकालिक अभिनय करने का अवसर दिया। रॉकवेल के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ टॉम डिसिलो की फिल्म बॉक्स ऑफ मूनलाइट 1996 थी, जिसमें उन्होंने एक सनकी बालक की भूमिका निभाई थी जो डेवी क्रॉकेट जैसे कपड़े पहनता है और एक अलग मोबाइल घर में रहता है। इसके बाद मिली प्रशंसा ने उन्हें कास्टिंग एजेंटों और नए प्रशंसकों के बीच समान रूप से लोकप्रिय बना दिया और रॉकवेल ने खुद स्वीकार किया कि वह फिल्म निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। न्यूयॉर्क में 10 साल बिताने के बाद मुझे एक तरह से स्वतंत्र फिल्मों के नक्शे पर जगह मिल गई। 8 उन्हें फिल्म लॉन डॉग्स 1997 के लिए भी मजबूत समीक्षाएं मिलीं, जहां उन्होंने एक श्रमिक वर्ग के लॉन घास काटने वाले की भूमिका निभाई जो केंटकी के एक उच्च वर्ग के गेटेड समुदाय में एक धनी 10 वर्षीय लड़की मिशा बार्टन से दोस्ती करता है। रॉकवेल के प्रदर्शन ने उन्हें मॉन्ट्रियल वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल और कैटलन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दोनों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिलाया। 1999 में रॉकवेल ने स्टीफन किंग जेल ड्रामा द ग्रीन माइल में विक्षिप्त कैदी विलियम वाइल्ड बिल वार्टन की भूमिका निभाई। फिल्म की शूटिंग के समय रॉकवेल ने बताया कि वह इस तरह के अप्रिय किरदार निभाने के लिए क्यों आकर्षित हुए। उन्होंने कहा, मुझे वह डार्क चीजें पसंद है। मुझे लगता है कि नायकों में खामियां होनी चाहिए। हॉलीवुड मान्यता। बाएं से रॉबर्ट डाउनी जूनियर, डॉन चीडल, स्कारलेट जोहानसन और रॉकवेल 2009 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। विज्ञान कथा पर आधारित पैरोडी गैलेक्सी क्वेस्ट 1999 में एक अनारी अभिनेता। शेक्सपियर पर आधारित अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम 1999 में फ्रांसिस फ्लूट और चार्लीज एंजेल्स। 2000 में मिलनसार खलनायक एरिक नॉक्स की भूमिका निभाने के बाद रॉकवेल को जॉर्ज क्लूनी की पहली निर्देशित फिल्म कन्फेशंस ऑफ अ रेंजरस माइंड 2002 में द गोंग शो के होस्ट चक बैरिस के रूप में अपने करियर की सबसे बड़ी मुख्य भूमिका मिली। रॉकवेल के अभिनय को खूब सराहा गया और फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। रॉकवेल को रिडले स्कॉट की मैचेस्टिक मैन 2003 में निकोलस केज के साथ उनकी भूमिका के लिए भी सकारात्मक नोटिस मिले। एंटरटेनमेंट वीकली ने उन्हें हमेशा एक रंगीन साइडकिक बनने के लिए एक प्रकार की अत्यधिक रोचकता द्वारा नियत कहा। 12 द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी 2005 के फिल्म संस्करण में जेफोर बीबलब्रॉक्स के रूप में उन्हें कुछ अधिक मिश्रित समीक्षा मिली। इसके बाद उन्होंने अच्छी तरह से प्राप्त नाटक द असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय द कावर्ड रॉबर्ट फोर्ड 2007 में केसी एफ्लेक के चरित्र रॉबर्ट फोर्ड के भाई चार्ली फोर्ड के रूप में उल्लेखनीय सहायक भूमिका निभाई, जिसमें ब्रैड पिट ने जेसी जेम्स की मुख्य भूमिका निभाई। द हॉवर्ड स्टर्न शो पर एक साक्षात्कार के अनुसार निर्देशक जॉन फेवरू ने उन्हें आयरन मैन में शीर्षक चरित्र के रूप में कास्ट करने पर विचार किया। रॉकवेल अंततः 2010 में रिलीज हुई आयरन मैन 2 में टोनी स्टार्क के प्रतिद्वंद्वी हथियार डेवल पर जस्टिन हैमर के रूप में दिखाई दिए। बड़े बजट की फीचर फिल्मों के अलावा रॉकवेल ने द एफ वर्ड जैसी स्वतंत्र फिल्मों में भी काम किया है और जस्टिन लॉन्ग के साथ रॉबिन की भूमिका में एक लघु फिल्म रॉबिन्स बिग डेट में एक कामुक हैलोवीन पोशाक पहने बैटमैन की भूमिका निभाई है। उन्होंने केट बेकिंसले के साथ फिल्म स्नो एंजेल्स 2008 में भी अभिनय किया है। उन्होंने कॉमेडी मंडली स्टेला, माइकल इयान ब्लैक, माइकल शोलेटर और डेविड वेन के साथ कई मौकों पर काम किया है और उनकी लघु फिल्मों और इसी नाम की टीवी श्रृंखला में छोटी-छोटी भूमिकाएं निभाई है। रॉकवेल ने चक पलाहनी के उपन्यास पर आधारित फिल्म चोक 2008 में
विक्टर मैंसिनी का किरदार निभाया था। आलोचक रोजर एबर्ट ने उनके अभिनय के बारे में कहा कि ऐसा लगता है कि वे क्रिस्टोफर वॉकेन के आधुनिक संस्करण बन गए हैं। हर समय नहीं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तो वे विचित्रता के लिए आपके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति होते हैं। 13 2007 में रॉकवेल ने वेब सीरीज कास्टेड द कंटिन्यूइंग क्रॉनिकल्स ऑफ डेरेक रिफ्चिन, ग्रेटेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर इन द वर्ल्ड में अतिथि भूमिका निभाई। एवर वह डेरेक के रूप में जोनाथन टोगो और स्कॉट के रूप में जस्टिन लॉन्ग के साथ दिखाई देते हैं। रॉकवेल ने पीट सम्प्रास नामक एक महत्वाकांक्षी युवा अभिनेता की भूमिका निभाई है। 14 2009 में उन्होंने डंकन जोन्स द्वारा निर्देशित समीक्षकों द्वारा प्रशंसित विज्ञान कथा फिल्म मून में अभिनय किया। चंद्रमा पर एक दीर्घकालिक एकल मिशन पर एक अकेले अंतरिक्ष यात्री के रूप में उनके प्रदर्शन की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। कुछ आलोचकों ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन की मांग की। 3 मई 2010 को यह घोषणा की गई कि रॉकवेल आयरन मैन 2 के निर्देशक जॉन फेवरू के साथ। रॉकवेल 2012 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रॉकवेल ने मार्टिन मैकडोनाग की 7 साइकोपैथ्स 2012, 17 और नैट फैक्सन और जिम रैश की द वे बैक 2013 में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। 18 द वे बैक में उनके प्रदर्शन के लिए कुछ आलोचकों ने महसूस किया कि वह फिर से अकादमी पुरस्कार नामांकन के हकदार थे। 19-20 जनवरी 2014 में यह घोषणा की गई कि रॉकवेल को द ईल में कास्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने एक फरार अपराधी की भूमिका निभाई थी। फिल्म का निर्माण केविन वॉल्श, नैट फैक्सन और जिम रैश ने किया था, जो रॉकवेल का तीनों के साथ दूसरा सहयोग था। 21 इसके अतिरिक्त 2015 में रॉकवेल ने 2 फिल्मों में अभिनय किया, पोल्टरजिस्ट और मिस्टर राइट का रीमेक। मिस्टर राइट एक पूर्व CIA एजेंट से हिटमैन बने व्यक्ति के बारे में है, जिसने विवेक प्राप्त किया और उन लोगों पर पलटवार किया जिन्होंने उसे हिटमैन के रूप में काम पर रखा था। वह अपनी प्रेमिका अन्ना केंद्रिक द्वारा चित्रित के साथ भी बहुत ईमानदार था कि वह क्या करता है। वह फिर खुद को एक हिटवुमन में बदल लेती है। 3 मई 2016 को यह घोषणा की गई कि रॉकवेल 2018 में रॉकवेल ने 2017 की फिल्म 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिसौरी के लिए मैकडोनाग के साथ फिर से टीम बनाई। नस्लवादी धमकाने वाले पुलिस अधिकारी जेसन डिक्सन के रूप में उनके प्रदर्शन ने कई प्रशंसाएं जीतीं, जिसमें उनका पहला अकादमी पुरस्कार, साथ ही सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 23 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार शामिल है। 24, 25, 26, 27 अगस्त 2017 में रॉकवेल को एडम मैक्के के वॉइस में जॉर्ज W. बुश की भूमिका निभाने के लिए चुना गया, जो डिक चेनी की बायोपिक थी। परिणामस्वरूप उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अकादमी पुरस्कार के लिए अपना दूसरा नामांकन मिला। 28, 29, 30 रॉकवेल को 2019 की मिनी सीरीज फॉसे वेर्डन में मिशेल विलियम्स के साथ ग्वेन वेर्डन के रूप में बॉब फॉसे के रूप में लिया गया था, जिसके लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा और प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिला था। 31 उसी वर्ष रॉकवेल 2 प्रशंसित फिल्मों रिचर्ड ज्वेल और जोजो रैबिट में दिखाई दिए। 2020 में उन्होंने ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के ट्रॉल्स वर्ल्ड टूर में एक आवाज की भूमिका निभाई, फिल्म के साउंड ट्रैक पर एक कलाकार के रूप में भी काम किया और 2020 की डिज्नी प्लस फिल्म द वन एंड ओनली इवान में इवान गोरिल्ला को भी आवाज दी। 32 रॉकवेल ने द बैड गाइज में मुख्य किरदार मिस्टर वुल्फ की आवाज भी दी। 1990 और 2000 के दशक में मैरोन डेविड लेटरमैन के साथ लेट शो में लगातार अतिथि थे और किसी भी अन्य स्टैंड अप कॉमेडियन की तुलना में लेट नाइट विद कॉनन ओब्रायन में 40 से अधिक बार दिखाई दिए। 2-3 उन्होंने जॉन स्टीवर्ट की जगह लेते हुए 1993 से 1994 तक
कॉमेडी सेंट्रल के शॉर्ट अटेंशन स्पैन थिएटर की मेजबानी की। 4. वह कॉलिन क्विन के साथ टफ क्राउड में भी नियमित अतिथि थे और उन्होंने VH1 पर ब्रिटिश गेम शो नेवर माइंड द बजकॉक्स के अल्पकालिक 2002 अमेरिकी संस्करण की मेजबानी की। 5. वह 2004 से 2009 तक वामपंथी रेडियो नेटवर्क एयर अमेरिका में नियमित थे, द मार्क मैरोन शो की मेजबानी और मॉर्निंग सेडिशन और ब्रेकरूम लाइव की सह मेजबानी। सितंबर 2009 में ब्रेकरूम लाइव के रद्द होने के बाद मैरोन ने लॉस एंजिल्स के हाईलैंड पार्क स्थित अपने गैराज में हास्य कलाकारों, लेखकों, संगीतकारों और मशहूर हस्तियों के साक्षात्कार लेते हुए मार्क मैरोन के साथ सप्ताह में 2 बार प्रसारित होने वाले पॉडकास्ट WTF की मेजबानी शुरू की। इसके मुख्य आकर्षणों में लुई सीके के साथ 2010 का एक एपिसोड शामिल है, जिसे स्लेट पत्रिका द्वारा अब तक का नंबर 1 पॉडकास्ट एपिसोड का दर्जा दिया गया था। 7. हास्य कलाकार टॉड ग्लास के साथ 2012 का एक साक्षात्कार जिसमें ग्लास ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया था कि वह समलैंगिक है। 8. और राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ 2015 का एक साक्षात्कार। 2. 2013 से 2016 तक उन्होंने अपनी IFC टेलीविजन कॉमेडी सीरीज मैरोन में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने कार्यकारी निर्माता और कभी-कभार लेखक के रूप में भी काम किया। 2017 से 2019 तक उन्होंने नेटफ्लिक्स कॉमेडी सीरीज ग्लो में सह-अभिनय किया। 2019 की जोकर में भी उनकी एक छोटी भूमिका थी और उन्होंने ड्रीमवर्क्स एनिमेशन फिल्म द बैड गाइज 2022 और इसके सीक्वल द बैड गाइज 2 2025 में मिस्टर स्नेक की आवाज दी। प्रारंभिक जीवन। मैरोन का जन्म जर्सी सिटी, न्यू जर्सी में हुआ था। उनकी मां टोबी ब्लम और पिता बैरी राल्फ मैरोन एक आर्थोपेडिक सर्जन थे। 9, 10, 11, 12, 1 उनका एक छोटा भाई क्रेग है। 13. मैरोन एक यहूदी परिवार से है, जो मूल रूप से पोलैंड और यूक्रेन से है, जिनमें द्रोहोबिच भी शामिल है। 14, 15 वे 6 साल की उम्र तक वेन, न्यू जर्सी में रहे। 16. मैरोन के पिता अलास्का में अपनी मेडिकल रेजिडेंसी के लिए 2 साल के लिए अमेरिकी वायुसेना में शामिल हुए और इसलिए मैरोन और उनका परिवार वहां चले गए। जब उनके पिता ने वायुसेना छोड़ दी, तो वे परिवार को अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको ले गए और एक चिकित्सा पद्धति शुरू की। 2. मैरोन तीसरी कक्षा से हाई स्कूल तक अल्बुकर्क में रहे। 17. उन्होंने हाईलैंड हाई स्कूल से स्नातक किया। 18. 1986 में मैरोन ने बोस्टन विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में BA की डिग्री प्राप्त की। 19, 20 आजीविका। मैरोन ने पहली बार 1987 में 24 साल की उम्र में स्टैंड अप परफॉर्मेंस दी थी। 21 उनके पेशेवर कॉमेडी करियर की शुरुआत लॉस एंजिल्स के द कॉमेडी स्टोर से हुई, जहां वे सैम किनिसन के सहयोगी बने। 22, 23 बाद में वे न्यूयॉर्क शहर चले गए और न्यूयॉर्क के वैकल्पिक कॉमेडी दृश्य का हिस्सा बन गए। 1994 की गर्मियों के दौरान वे ट्रेसी मेजगर द्वारा समन्वित, अब बंद हो चुके बोस्टन कॉमेडी क्लब के ग्रीनविच विलेज लोकेशन पर सोमवार ओपन माइक नाइट में कई बार दिखाई दिए। उन्होंने 1995 के सैटरडे नाइट लाइव कास्ट ओवरहाल के लिए असफल ऑडिशन दिया और शो के निर्माता लोरने माइकल्स के साथ एक मीटिंग के दौरान नशे में होने के कारण उन्हें ऑडिशन नहीं दिया गया। 2, 24, 25 मैरोन एक स्टैंड अप कॉमेडियन बने रहे और टेलीविजन पर भी दिखाई देने लगे। उनकी आवाज का इस्तेमाल डॉकाच, प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के एपिसोड में किया गया था। 26 और उन्होंने कुछ समय के लिए शॉर्ट अटेंशन स्पैन थिएटर की मेजबानी की थी। 6 उन्होंने HBO और कॉमेडी सेंट्रल प्रेजेंस के लिए आधे घंटे के विशेष कार्यक्रमों के साथ साथ कैम नीली फाउंडेशन फंडराइजर जैसे कॉमेडी शोकेस भी रिकॉर्ड किए, जिसमें जॉन स्टीवर्ट, डेनिस लेरी और स्टीवन राइट जैसे कलाकार भी शामिल थे। वे अक्सर लाइव वैकल्पिक स्टैंड अप सीरीज में दिखाई देते थे, जिसे उन्होंने जेने गैरोफालो के साथ मिलकर ईटिंग इट नाम से आयोजित किया था, जिसमें 1990 के दशक से लेकर
2005 में इमारत के ध्वस्त होने तक न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में रॉक बार लूना लाउंज को अपने स्थल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जुलाई को यह घोषणा की गई कि मैरोन का अंतिम एपिसोड 14 जुलाई को होगा। उस तारीख से कुछ दिन पहले मैरोन ने एयर अमेरिका रेडियो के अधिकारियों के साथ अपने लंबे संघर्ष पर खुलकर चर्चा की। 2008 में मार्क और सैम सेडर ने 1 घंटे के साप्ताहिक वीडियो वेबकास्ट द सैम सेडर शो वेबसाइट पर स्ट्रीम पर अपने पूर्व सहयोग को एयर अमेरिका मीडिया द्वारा निर्मित एक दैनिक शो और पोस्ट शो चैट में विस्तारित किया। 38 जिसे मैरोन बनाम सेडर कहा जाता है। 39 यह शो 2009 में शुरू होकर ब्रेकरूम लाइव विद मैरोन एंड सेडर बन गया और इसे एयर अमेरिका मीडिया की वेबसाइट पर देखा जा सकता था। 40 15 जुलाई 2009 को 1 वर्ष से भी कम समय के बाद एयर अमेरिका मीडिया ने ब्रेकरूम लाइव को रद्द कर दिया। 41 विडंबना यह है कि रद्द होने से 1 दिन पहले शो को पहली बार वास्तविक प्रचार मिला जब MaximumFun.org ने द साउंड ऑफ यंग अमेरिका पर मैरोन के साथ एक साक्षात्कार का पॉडकास्ट पोस्ट किया। 42 ब्रेकरूम लाइव के अंतिम वेबकास्ट में मैरोन ने कहा कि 2005 के बाद से यह तीसरी बार था जब नेटवर्क के एक कार्यकारी ने उन्हें बताया था कि निकट भविष्य में उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी। सहमेजबान सैम सेडर ने बताया कि संकटग्रस्त नेटवर्क की शुरुआत के बाद से एयर अमेरिका में यह उनके चौथे शो का अंत होगा। 43 मार्क मैरोन पॉडकास्ट के साथ WTF मुख्य लेख WTF विद मार्क मारो। अपने हास्य करियर की अनिश्चित स्थिति के कारण 1 सितंबर 2009 को मैरोन ने मार्क मैरोन के साथ WTF नामक एक 2 बार साप्ताहिक पॉडकास्ट शुरू किया, जिसे मैरोन ने बाद में 2015 के एक साक्षात्कार में हेल मैरी पास के रूप में वर्णित किया। उनके पहले अतिथि साथी स्टैंड-अप जे फ्रॉस थे। 44 45 एक मुक्तरूप चर्चा में मैरोन और उनके मेहमान साक्षात्कारकर्ताओं के करियर के आर्क, उनके साझा पिछले अनुभवों और सड़क की कहानियों जैसे विषयों को छूते हैं। 38 2024 तक मैरोन ने शो के 1500 से अधिक एपिसोड जारी किए हैं, आलोचनात्मक प्रशंसा और 600 मिलियन से अधिक डाउनलोड प्राप्त किए हैं। 46 47 48 उल्लेखनीय मेहमानों में राष्ट्रपति बराक ओबामा, सर पॉल मैकार्टनी, रॉबिन विलियम्स, जेरी सीनफील्ड, क्रिस रॉक, लोर्ने माइकल्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो और ब्रैड पिट शामिल है। शो को अन्य लंबे फॉर्म इंटरव्यू पॉडकास्ट पर इसके प्रभाव के लिए जाना जाता है, जो इसके डेब्यू के बाद सामने आए। 49 50 51 अप्रैल 2021 में यह घोषणा की गई थी कि मारोन और उनके निर्माता ब्रेंडन मैकडॉनल्ड WTF पर उनके काम के लिए पॉडकास्ट अकादमी फॉर एक्सीलेंस इन ऑडियो द एम्बीज द्वारा पहली बार गवर्नर्स अवार्ड के प्राप्तकर्ता होंगे। 52 मारोन के पॉडकास्ट की सफलता ने फिल्म और टीवी पर कई अन्य रास्ते खोल दिए और साथ ही उनके स्टैंड-अप शो में दर्शकों की उपस्थिति को भी भारी बढ़ावा दिया। जून 2025 में मैरोन ने घोषणा की कि 16 साल के दौर के बाद WTF 2025 की शरद ऋतु में समाप्त हो जाएगा। 53 फिल्म और टेलीविजन कई वर्षों तक उनकी एकमात्र बड़ी फिल्म क्रेडिट 2000 के कैमरून क्रो की फिल्म ऑलमोस्ट फेमस में गुस्साए प्रमोटर के रूप में एक छोटा सा हिस्सा था, जिसमें उन्हें पहले नोआ टेलर के चरित्र के साथ लड़ते हुए और फिर मुख्य पात्रों पर चिल्लाते और उनका पीछा करते हुए देखा गया, क्योंकि वे बस में भाग जाते हैं जिस बिंदु पर वह चिल्लाते हैं, गेट लॉक करें, जिसका उपयोग अब उनके पॉडकास्ट के परिचय में किया जाता है। 54 उन्हें लूना लाउंज में 1997 की मॉक्यूमेंट्री हु इज द कैबोज में भी दिखाया गया था, जिसमें सारा सिल्वरमैन और सैम सेडर ने अभिनय किया था। 55 2019 में मैरोन ने लिन शेल्टन निर्देशित कॉमेडी फिल्म में अभिनय किया, जिसका शीर्षक स्वॉर्ड ऑफ ट्रस्ट था। 56 2012 में उन्होंने मेटालोकेलिप्स के 3 एपिसोड में मैग्नस हैमरस्मिथ की आवाज दी। मैरोन ने अपने पुराने दोस्त लुई सीके के शो लुई में खुद के रूप में 2 अतिथि भूमिकाएं निभाईं, पहली बार तीसरे सीजन के एपिसोड आइकिया पियानो लेसन
58 में और फिर चौथे सीजन के एपिसोड पामेला पार्ट 3 इंच में 59। मैरोन द्वारा निर्मित और 10 एपिसोड वाले पहले सीजन के लिए अभिनीत एक टेलीविजन सीरीज का प्रीमियर 3 मई 2013 को आईएफसी पर हुआ था। 60। यह शो शिथिल रूप से आत्मकथात्मक है, जो 2 बार तलाकशुदा सोबर कॉमेडियन के रूप में मैरोन के जीवन के इर्द-गिर्द घूमता है, जो अपने गैराज से कॉमेडी पॉडकास्ट चलाता है, लेकिन वास्तविक जीवन के मैरोन और टीवी पर उसके संस्करण के बीच कई अंतर स्थापित करता है। मैरोन के कार्यकारी निर्माता और स्टार के रूप में मैरोन 2013 से 2016 तक शो के सभी 51 एपिसोड में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने खुद का एक काल्पनिक संस्करण चित्रित किया। 61। आईएफसी पर 4 सीजन के बाद 2016 में शो समाप्त हो गया। 62। मैरोन ने शो के 2 एपिसोड द जोक और एक स्पॉड का निर्देशन किया। मैरोन ने टॉड फिलिप्स की जोकर मूल कहानी पर आधारित फिल्म जोकर में सहायक भूमिका निभाई थी, जिसमें जोकिन फीनिक्स ने शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय किया था। उनके साथ रॉबर्ट डी नीरो और जाजी बीच भी थे। अपने स्वयं के शो के अलावा मैरोन 2015 और 2016 में निक्लोडियन शो हार्वे बीक्स के 12 एपिसोड में रैकून रैंडल की आवाज थे। 63। वह नेटफ्लिक्स सीरीज ईजी में एक ग्राफिक उपन्यासकार जैकब माल्को की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। 64। 65। 66। मैरोन 2015 में सीजन 4 में गर्ल्स के 2 एपिसोड में भी दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी काउंसिलमैन टेड डफिल्ड की भूमिका निभाई। 2017 से 2019 तक मैरोन ने नेटफ्लिक्स कॉमेडी ग्लो में सहअभिनय किया, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 67। उन्हें 2022 की फिल्म टू लेस्ली में एंड्रिया राइजबोरो के साथ सहायक भूमिका में लिया गया। उन्होंने अमेजन वेब सीरीज द हॉरर ऑफ डोलोरेस रोच में मकान मालिक गिदोन परलमैन की भूमिका निभाई। 68। 2024 में यह घोषणा की गई कि मैरोन जूडी ग्रीर, तालिया राइडर, लिली ग्लैडस्टोन, शेरोन स्टोन, माइकल मैककेन, जस्टिन लॉन्ग और एलन रूक के साथ कॉमेडी फिल्म इन मेमोरियम में अभिनय और निर्माण करेंगे। उनका पहला एकल व्यक्ति शो जेरूसलम सिंड्रोम 2000 में ऑफ ब्रॉडवे पर विस्तारित हुआ और 2001 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। 2009 में उन्होंने एक और एकल व्यक्ति शो स्कॉर्चिंग द अर्थ पर काम शुरू किया। मैरोन स्कॉर्चिंग द अर्थ में के अनुसार ये दोनों शो उनकी दूसरी पत्नी कॉमेडियन मिशना वोल्फ के साथ उनके रिश्ते को किताब के अंत में दर्शाते हैं, जो एक कड़वे तलाक में समाप्त हुआ। 28। 29। 2010 में मैरोन का प्रदर्शन। मई 2008 में उन्होंने यूजीन मिरमैन और एंडी किंडलर के साथ स्टैंड अपिटी कॉमेडी दैट मेक्स यू फील बेटर अबाउट योरसेल्फ एंड सुपीरियर टू अदर्स के लिए दौरा किया। जनवरी 2009 में सैम सेडर के साथ एक सहयोग, जो सितंबर 2007 में 1 घंटे के साप्ताहिक वीडियो वेबकास्ट के रूप में शुरू हुआ था, एयर अमेरिका द्वारा निर्मित ब्रेकरूम लाइव विद मैरोन एंड सेडर बन गया। 30 जुलाई 2009 में इसके रद्द होने तक शो का सप्ताह के दिनों में अपराह्न 3 बजे पूर्वी समय पर लाइव वेबकास्ट किया जाता था, जिसके एपिसोड बाद में देखने के लिए संग्रहीत किए जाते थे। अपने अंतिम अवतार में शो अनौपचारिक था, जो एयर अमेरिका मीडिया के वास्तविक ब्रेक रूम में होता था। कैफेटेरिया की वेंडिंग मशीनें कैमरे के ठीक बाहर होती थीं। मार्क मैरोन, बाय, और जैक गैलिफियानाकिस, दाएं, 2012 लॉस एंजल्स पॉडकास्ट फेस्टिवल में डग लव्स मूवीज पॉडकास्ट में भाग लेते हुए। मैरोन के स्टैंड अप एक्ट की पहचान आत्मप्रकटीकरण और सांस्कृतिक विश्लेषण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। उन्हें विशेष रूप से परिवार, गर्लफ्रेंड और अन्य स्टैंड अप कॉमेडियनों के साथ अपने रिश्तों की मंच पर अथक खोजबीन के लिए जाना जाता है, जिन्हें वे इस क्षेत्र में अपने वर्षों के दौरान जानते और दोस्त रहे हैं। 31 अक्टूबर 2013 में मैरोन ने नेटफ्लिक्स के माध्यम से अपना पहला घंटे भर का विशेष कार्यक्रम मार्क मैरोन थिंकी पेन जारी किया। 32 इसके बाद मैरोन ने एक और विशेष कार्यक्रम मोर लेटर जारी किया,
जो दिसंबर 2015 में एपिक्स के माध्यम से जारी किया गया था। 33 क्लिफ नेस्टरॉफ की 2015 की पुस्तक द कॉमेडियंस, ड्रंक्स, थीव्स, स्काउंड्रल्स एंड द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन कॉमेडी मैरोन को समर्पित है। 34 उनके 2023 के विशेष कार्यक्रम फ्रॉम ब्लीक टू डार्क को न्यूयॉर्क पत्रिका का 2023 का नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी स्पेशल नामित किया गया। 35 रेडियो 2004 में उदारवादी टॉक रेडियो नेटवर्क एयर अमेरिका के प्रसारण के लगभग पहले दिन से ही मैरोन ने मार्क रिले के साथ 3 घंटे के सुबह सुबह के रेडियो शो मॉर्निंग सेडिशन की सहमेजबानी की, जो सप्ताह के दिनों में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पूर्वी समय पर प्रसारित होता था। 36 यह शो एयर अमेरिका के कार्यक्रमों में अद्वितीय था क्योंकि यह लाइव और पूर्वनिर्मित स्केच कॉमेडी दोनों पर अत्यधिक निर्भर था और स्टाफ लेखकों के साथ साथ ऑन एयर होस्ट्स की प्रतिभा का भी उपयोग करता था। इसका प्रारूप विशिष्ट सुबह के बड़ी रेडियो कार्यक्रमों का एक वामपंथी, लगभग व्यंग्यात्मक रूप था, जिसमें आवर्ती पात्र, साक्षात्कार और श्रोता कॉलिन खंड शामिल थे, और इसने एक निष्ठावान प्रशंसक आधार को आकर्षित किया। 37 2005 के अंत में यह ज्ञात हुआ कि तत्कालीन एयर अमेरिका कार्यकारी डैनी गोल्डबर्ग के साथ समस्याओं के कारण 1 दिसंबर 2005 को मैरोन का अनुबंध नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। कथित तौर पर गोल्डबर्ग को कॉमेडी समझ नहीं आई और वे मैरोन और अन्य लेखकों जिम अर्ल और केंट जोन्स द्वारा मॉर्निंग ड्राइव टाइम शो के लिए निर्धारित व्यंग्यात्मक और अक्सर गुस्से वाले लहजे से सहमत नहीं थे। 28 नवंबर 2005 को आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई कि मैरोन का अनुबंध नवीनीकृत नहीं किया गया है। उनका आखिरी मॉर्निंग सेडिशन प्रसारण 16 दिसंबर 2005 को हुआ था और उसके तुरंत बाद शो बंद कर दिया गया था। 28 फरवरी 2006 को मैरोन ने लॉस एंजिल्स में केटीएल के प्रोग्रेसिव टॉक 1150 AM के लिए जिम अर्ल के साथ एक रात्रिकालीन रेडियो कार्यक्रम द मार्क मैरोन शो की मेजबानी शुरू की, जो रात 10 बजे से मध्यरात्रि पीएसटी तक चलता था। केटीएल के स्थानीय खेल आयोजनों के प्रसारण के अनुबंधात्मक समझौते के कारण, जो अक्सर ओवरटाइम में चले जाते थे, कार्यक्रम अक्सर विलंबित होता था, कभी कभी 1 घंटे से भी अधिक समय तक। कथित अनुबंधात्मक प्रावधानों के बावजूद एयर अमेरिका द्वारा द मार्क मैरोन शो को कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित नहीं किया गया। इस कार्यक्रम का ऑनलाइन सीधा प्रसारण किया गया, लेकिन इसका प्रचार नहीं किया गया और इस प्रसारण के अस्तित्व का भी ठीक से प्रचार नहीं किया गया। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 79 आलोचकों की 86% समीक्षाएं सकारात्मक है। वेबसाइट की आम सहमति इस प्रकार है: बैड गाइज 2 के सुधरे हुए बदमाशों का दल अभी भी बहुत मजेदार है क्योंकि उनका नवीनतम साहसिक कार्य शरारत की एक चंचल भावना को बनाए रखते हुए दाव बढ़ाता है। 19 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 23 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 64 अंक दिए, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 20 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर का औसत ग्रेड दिया, जो पहली फिल्म के समान ही था। 21 भविष्य जून 2025 में द बैड गाइज 2 की नाटकीय रिलीज से 2 महीने पहले निर्देशक पेरीफेल और सेंस ने कोलाइडर के साथ एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि वे तीसरी फिल्म की योजना बना रहे थे। संगीत 2013 में मैरोन ने इलेक्ट्रोपॉप संगीत चोरी यॉट के विरोध गीत और चैरिटी सिंगल पार्टी एट द एनएसए में गिटार सोलो बजाया। 2013 के वैश्विक निगरानी खुलासों से प्रेरित पार्टी एट द एनएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी निगरानी कार्यक्रमों की स्थिति की आलोचना करता है। इस सिंगल से प्राप्त आय अंतर्राष्ट्रीय गैरलाभकारी डिजिटल अधिकार समूह इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन को लाभान्वित करती है। 71 इससे पहले मैरोन ने कहा था कि वह बैंड के प्रशंसक है। 72 KCRW के साथ एक साक्षात्कार में मैरोन ने कहा,
मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे ट्रैक पर गिटार बजाने के लिए क्यों कहा। मैं गिटार पर केवल एक ही चीज में अच्छा हूं। संयोग से यह वही चीज थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। 73 सोलो के लिए समीक्षाएं सकारात्मक रहीं। आईएफसी की मेलिसा लॉकर ने कहा, मार्क मैरोन एक बेहतरीन गिटार बजाते हैं। 74 स्पिन के क्रिस मार्टिन्स ने गिटार सोलो को श्रेडफेस्ट के साथ साथ एंगुलर भी कहा। 75 द स्ट्रेंजर ने इसे एक फ्रीक्वेंसी फ्रेइंग गिटार सोलो कहा जो आपकी अपेक्षा से बेहतर है, हालांकि इससे जे मैस्किस को ईर्ष्या नहीं होगी। 76 मैरोन ने अपनी फिल्म स्वॉर्ड ऑफ ट्रस्ट के लिए संगीत लिखा और उसमें अभिनय भी किया। 77 व्यक्तिगत जीवन मैरोन 1990 के दशक और 2000 के दशक के अधिकांश समय में एस्टोरिया, क्वींस में रहे, लेकिन 2009 के अंत में लॉस एंजिल्स वापस चले गए। 78 मैरोन उन कई आवारा बिल्लियों की देखभाल के बारे में भी खुलकर बात करते हैं जिन्हें वह अपने घर में ले आते हैं। इसने उन्हें WTF पॉडकास्ट पर अपने घर को कैट रेंच के रूप में संदर्भित करने के लिए प्रेरित किया है। 79 अपनी बिल्ली बूमर के लापता होने के बाद मैरोन ने प्रत्येक पॉडकास्ट के अंत में बूमर रहता है कैचफ्रेज को शामिल करना शुरू कर दिया। तब से उन्होंने बस्टर किटन के नाम से कैट रेंच में एक और जोड़ दिया है। दिसंबर 2019 में लाफोंडा का निधन हो गया। उनके निधन के बाद मैरोन वर्तमान में अपनी 2 बिल्लियों बस्टर और सैमी के साथ ग्लेनडेल, लॉस एंजिल्स में रहते हैं। 80 मैरोन ने अपने अभिनय और पॉडकास्ट में 1990 के दशक के दौरान अपनी शराब और नशीली दवाओं की लत के बारे में खुलकर बात की है। मैरोन 9 अगस्त 1999 से शराब से दूर है, लेकिन उनका कहना है कि बचपन में उन्हें खाने की एक बीमारी हो गई थी जिससे वे जूझ रहे हैं। 81 मैरोन की साथी स्टैंड-अप गायक लुई सीके के साथ लंबे समय तक अशांत दोस्ती रही। नवंबर 2017 में सीके के यौन दुराचार की पुष्टि के बाद मैरोन ने कहा कि सीके ने पहले उनसे आरोपों के बारे में झूठ बोला था। 82 मैरोन की 2 शादियां हो चुकी है, किम्बरली रीस से और पूर्व स्टैंड-अप कॉमेडियन मिशना वोल्फ से। दोनों ही रिश्ते उनके अभिनय में प्रमुखता से उभरे हैं। 2007 में एडिनबर्ग फ्रिंज फेस्टिवल में कई प्रस्तुतियों के दौरान मैरोन ने वोल्फ से अपने हालिया अलगाव और तलाक पर बात की। 14 अक्टूबर 2013 को अपने पॉडकास्ट के एपिसोड में मैरोन ने घोषणा की कि उन्होंने अपनी पूर्व मंगेतर जेसिका सांचेज के साथ संबंध तोड़ लिया है। 83 उसके बाद उनका मून जप्पा के साथ 5 महीने का रिश्ता रहा। 84 2019 के अंत से उन्होंने ग्लो की निर्देशक लिन शेल्टन के साथ अपने संबंधों का जिक्र करना शुरू किया। वह 2015 और 2018 में उनके पॉडकास्ट पर एक अतिथि थीं और उन्होंने 2019 की फिल्म स्वॉर्ड ऑफ ट्रस्ट का निर्देशन किया, जिसमें मैरोन और माइकेला वॉटकिंस ने अभिनय किया था। मैरोन और शेल्टन 2020 में शेल्टन की अप्रत्याशित मृत्यु तक साथ रहे। 85 2023 तक मैरोन किट नाम की एक महिला को डेट कर रहा है। नोरा लुम 1 जन्म 2 जून 1988। 2 जिन्हें पेशेवर रूप से अक्वाफिना बटा KWFIN बटा के रूप में जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेत्री, हास्य कलाकार और रैपर है। वह 2012 में प्रसिद्धि में आईं जब उनका रैप गीत माई वैग यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ। इसके बाद उन्होंने अपना पहला एल्बम येलो रेंजर 2014 जारी किया और MTV कॉमेडी सीरीज गर्ल कोर 2014 से 2015 में दिखाई दीं। उन्होंने कॉमेडी नेबर्स 2, सोरोरिटी राइजिंग 2016, ओशंस 8 2018, क्रेजी रिच एशियन 2018 और जुमांजी द नेक्स्ट लेवल 2019 में सहायक भूमिकाओं के साथ फिल्मों में विस्तार किया। 2020 से अक्वाफिना कॉमेडी सेंट्रल सीरीज अक्वाफिना एज नोरा फ्रॉम क्वींस की सहनिर्माता, लेखिका और कार्यकारी निर्माता रही है, जहां वह खुद का एक काल्पनिक संस्करण भी निभाती है।
2021 में उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सुपरहीरो फिल्म शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स में कैटी का किरदार निभाया। 3 उन्होंने एनिमेटेड फिल्मों स्टॉर्क्स 2016, द एंग्री बर्ड्स मूवी 2 2019, राया एंड द लास्ट ड्रैगन 2021, द बैड गाइज और इसके सीक्वल क्रमशः 2022 और 2025, द लिटिल मरमेड, माइग्रेशन दोनों 2023, कुंग फू पांडा 4 और आईएफ नोट 1 दोनों 2024 में आवाज की भूमिकाएं भी निभाई है। प्रारंभिक जीवन। ऑक्वाफिना का जन्म स्टोनी ब्रुक, न्यूयॉर्क में हुआ था। 4 वे वैली लुम, एक चीनी अमेरिकी, और टिया लुम, एक कोरियाई अमेरिकी की इकलौती संतान थीं। 5 उनके पिता सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करते थे। 4 और वे रेस्तरां मालिकों के परिवार से आती है। उनके परदादा 1940 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गए थे और फ्लशिंग, क्वींस में कैंटोनीज रेस्तरां लुम्स खोला। 6 जो पड़ोस के पहले चीनी रेस्तरां में से एक था। 7 उनकी मां एक चित्रकार थीं, जो 1972 में अपने परिवार के साथ दक्षिण कोरिया से संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गई थीं। 6 1992 में फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप से उनकी मृत्यु हो गई जब ऑक्वाफिना 4 वर्ष की थीं। 5, 7, 8 ऑक्वाफिना फॉरेस्ट हिल्स, क्वींस में पलीब्री और फियोरेलो एच. लागार्डिया हाई स्कूल में पढ़ी, जहां उन्होंने तुरही बजाया और शास्त्रीय संगीत और जैज में प्रशिक्षित हुईं। 9, 10, 15 साल की उम्र में उन्होंने ऑक्वाफिना नाम का मंच नाम अपनाया, निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति जिसे मैंने दबाया था और अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान उनके शांत और अधिक निष्क्रिय व्यक्तित्व के लिए एक अहंकार को बदल दिया। 11, 12, 13 उनके मंच के नाम ने उस तरीके को संदर्भित किया जिस तरह से न्यूट्रोजेना जैसे ब्रांड खुद को नारीकृत करते हैं, और उनकी आत्मधारणा अजीब तरह से ठीक है। 14 उन्होंने शुरुआती प्रभावों के रूप में चार्ल्स बुकोव्स्की, अनाइस निन, जॉन डिडियन, टॉम वेट्स और चेट बेकर का हवाला दिया। 2, 16 उन्होंने अल्बानी विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता और महिला अध्ययन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 2011 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 10 आजीविका। ऑक्वाफिना ने 13 साल की उम्र में रैप करना शुरू कर दिया था। 13 उन्होंने गैराज बैंड के साथ संगीत का निर्माण शुरू किया, लेकिन अंततः लॉजिक प्रो और एबल्टन सीखा। 17 2012 में उनका गाना माई वैग यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ। 9 उन्होंने कॉलेज में यह गाना लिखा था। 17 जो मिकी एवलॉन के माई डिक ट्रिब्यूट टू नेट के जवाब में था। 18 जब उनके नियोक्ता ने उन्हें वीडियो में पहचान लिया तो उन्हें एक पब्लिशिंग हाउस की नौकरी से निकाल दिया गया। 17, 18 उनका एकल हिप हॉप एल्बम येलो रेंजर 11 फरवरी 2014 को जारी किया गया था। 19 इसके 11 ट्रैक में यूट्यूब पर जारी उनके कई पिछले सिंगल्स शामिल है। 2014 में अक्वाफिना गर्ल कोर के तीसरे और चौथे सीजन के 6 एपिसोड में दिखाई दीं। 20 2015 में उन्होंने MTV पर इसके स्पिन-ऑफ गर्ल कोर लाइव की सहमेजबानी की। 2016 में उन्होंने कॉमेडियन मार्गरेट चो के साथ ग्रीन टी पर सहयोग किया। यह एक गीत है जो एशियाई रूरियों का मजाक उड़ाता है। 22 वह 25 अक्टूबर 2014 को टेनियस डी के फेस्टिवल सुप्रीम में लाइनअप का हिस्सा थीं। 23 वह न्यूयॉर्क के बार में डिस्क जॉकी DJ भी थीं। 24, 25, 26 उन्हें 2016 की डॉक्यूमेंट्री बैड रैप में दिखाया गया है, जो 2016 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में एक आधिकारिक चयन है। यह उन पर और एशियाई अमेरिकी रैपर्स जैसे डम्बफाउंडेड, रेक्सटीजी और लिरिक्स पर स्पॉटलाइट डालता है। 27, 28 उन्होंने 8 जून 2018 को 7 ट्रैक EP इनफिनावी ट्रस्ट जारी किया। 29 इसने सर्वश्रेष्ठ हिप हॉप रैप एल्बम के लिए 2019 A2 IM लिबेरा पुरस्कार जीता। 30 2018 में केन जियोंग के साथ अक्वाफिना। ऑक्वाफिना ने 2015 से 2017 तक
डिजिटल प्रोडक्शन कंपनी एस्ट्रोनॉट्स वांटेड के लिए शॉर्ट फॉर्म टॉक शो वेब सीरीज टॉक की मेजबानी की। पहला सीजन यूट्यूब पर प्रीमियर हुआ और इसे वेरिजोन के गो 90 प्लेटफॉर्म पर विशेष स्ट्रीमिंग के लिए चुना गया। 31 यह 2016 वेबी अवार्ड्स में एक आधिकारिक सम्मान था और समाचार और संस्कृति श्रेणी में 2016 स्ट्रीमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 32 2016 में उन्होंने नेबर्स 2 सोरोरिटी राइजिंग में कप्पानू के सदस्य क्रिस्टीन के रूप में एक सहायक भूमिका निभाई। 33 34 और एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म स्टॉर्क्स में क्वेल की आवाज दी। 2018 में उन्होंने इंडी कॉमेडी ड्यूड में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने जॉन एम चू द्वारा निर्देशित फिल्म क्रेजी रिच एशियंस में सहअभिनय किया, जिसमें उन्होंने मुख्य किरदार राहेल चू, कॉन्स्टेंस वू की सिंगापुरी कॉलेज की दोस्त गोह पीक लिन की भूमिका निभाई। 35 2017 में हुलू की मूल श्रृंखला फ्यूचर मैन में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। 36 उन्होंने 2018 आईहार्ट रेडियो एमएमवीए की मेजबानी की। 37 अक्वाफिना ने 6 अक्टूबर 2018 को सैटरडे नाइट लाइव के एपिसोड की मेजबानी की, जो शो की मेजबानी करने वाली दूसरी पूर्वी एशियाई अमेरिकी महिला बन गई, लुसी लियू के बाद, जिनके एपिसोड को अक्वाफिना एक दिन एसएनएल की मेजबानी करने के लिए पर्याप्त प्रसिद्ध होने की प्रेरणा के रूप में उद्धृत करती है। उन्होंने सैंड्रा ओह की नकल की, जो बाद में सीजन में एसएनएल एपिसोड की मेजबानी करने वाली पहली पूर्वी एशियाई कनाडाई महिला और कुल मिलाकर मेजबानी करने वाली तीसरी पूर्वी एशियाई महिला बन गईं। 38 2019 में अक्वाफिना ने लुलू वांग द्वारा निर्देशित फिल्म द फेयरवेल में अभिनय किया। उन्होंने बिली की भूमिका निभाई, जो एक लेखिका है जो चीन में अपनी बीमार दादी से मिलने जाती है। 39 फिल्म को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। अक्वाफिना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। 40 41 किसी भी मुख्य अभिनेत्री फिल्म श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाली एशियाई मूल की पहली व्यक्ति बन गई। एक संगीत या कॉमेडी श्रेणी में मुख्य अभिनेत्री के लिए नामांकित होने वाली एशियाई मूल की केवल छठी महिला होने के बाद। 42 उसी वर्ष उन्होंने फिल्म जुमांजी द नेक्स्ट लेवल में अवतार मिंग फ्लीटफुट के रूप में अभिनय किया। 43 जो एक व्यावसायिक सफलता थी। 44 45 जुलाई 2019 में अक्वाफिना को मार्वल स्टूडियोज की शांगची एंड द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स में कैटी के रूप में अभिनेता सिमू लियू और टोनी लेउंग च्यूवाई के साथ लिया गया था। डेस्टिन डैनियल क्रेटन द्वारा निर्देशित यह फिल्म 3 सितंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की और $430.5 मिलियन की कमाई की। 46 47 48 उन्होंने शांगची में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का सैटर्न पुरस्कार जीता। अगस्त 2019 में डिज्नी ने घोषणा की कि अक्वाफिना एनिमेटेड फिल्म राया एंड द लास्ट ड्रैगन में सिसु ड्रैगन की आवाज देंगी, जो 5 मार्च 2021 को रिलीज हुई थी। 49 अक्वाफिना ने फिल्म के लिए अपने संवाद में काफी सुधार किया। 2020 तक अक्वाफिना कॉमेडी सीरीज अक्वाफिना इज नोरा फ्रॉम क्वींस में अभिनय कर रही है। वह उस शो की लेखिका और कार्यकारी निर्माता भी है। प्रचार अभियान के हिस्से के रूप में उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी सबवे की 7 ट्रेन के लिए नई घोषणाएं रिकॉर्ड कीं। 51 चुटकुले बनाते हुए, जैसे यह हंटर्स पॉइंट एवेन्यू है, एक दोस्ताना अनुस्मारक की सीटें लोगों के लिए है, आपके बैग के लिए नहीं, और यह 46वीं स्ट्रीट है, जो एक भाग्यशाली संख्या है। मैंने अभी इंटरनेट पर यह सीखा है। यह भी सीखा कि कबूतर और कबूतरी एक ही चीज है। क्या? हर स्टॉप पर। इन रिकॉर्डिंग का उपयोग 22 जनवरी को श्रृंखला के प्रीमियर तक किया गया था। 51 सीजन 1 एपिसोड में सिमू लियू ने शांगची और द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स की रिलीज से पहले एक अतिथि भूमिका निभाई थी। 52 53 सार्वजनिक छवि 2020 में 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के रेड कारपेट पर अक्वाफिना ने एक फैशन मॉडल के रूप में एक प्रोफाइल विकसित की है,
जो वोग, एल्योर, हार्पर्स बाजार, कॉस्मोपॉलिटन, मैरी क्लेयर और नारीवादी पत्रिका बस्ट सहित पत्रिका कवर पर नियमित रूप से दिखाई देती है। 2018 में उन्हें गैप के लोगो रीमिक्स अभियान में दिखाया गया था, जिसमें एसजेडे, सबरीना क्लाउडियो और नाओमी वतनबे के साथ साथ आने वाले कलाकार शामिल थे, जो अपनी शर्तों पर रचनात्मक संस्कृति का रीमिक्स कर रहे हैं। 55 ऑक्वाफिना को 2017 में कोरे एशियन मीडिया की फीमेल ब्रेकआउट ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया था। 56 अक्वाफिना ने टाइम्स अप के लिए समर्थन व्यक्त किया है, जो यौन उत्पीड़न के खिलाफ हॉलीवुड हस्तियों द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन है। 57 उन्होंने अधिक महिला निर्देशकों की वकालत की है और मीडिया में एशियाई लोगों की रूढ़िबद्धता के खिलाफ भी आवाज उठाई है। 57 अक्वाफिना को अफ्रीकी अमेरिकी वर्नाक्युलर इंग्लिश (AVE) के सांस्कृतिक विनियोग के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसमें उनका ब्लैक एक्सेंट का उपयोग और अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के रूढ़िवादी तौर तरीके शामिल है। 58 2018 में उन्होंने कहा, मैं उस बातचीत का स्वागत करती हूं क्योंकि एक एशियाई अमेरिकी पहचान के रूप में हम अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह क्या है। 5 फरवरी 2022 को अक्वाफिना ने ट्वीट किया, मेरी अप्रवासी पृष्ठभूमि ने मुझे एक अमेरिकी पहचान बनाने की अनुमति दी। एक गैरकाले पीओसी के रूप में मैं इस तथ्य पर कायम हूं कि मैं हमेशा AV के इतिहास और संदर्भ को समझने के लिए अथक प्रयास करूंगी और सुनूंगी। 61 कुछ कार्यकर्ताओं ने इस प्रतिक्रिया की आलोचना कई साल देर से और बिना किसी खेद के की। 63 इसके विपरीत वल्चर की लेखिका लॉरेन मिशेल जैक्सन ने लिखा कि अक्वाफिना एड शीरन के बार से ज्यादा कालेपन को नहीं दर्शाती, और आगे कहा कि अक्वाफिना के कालेपन के इर्दगिर्द बातचीत में अभिनेत्री की क्षेत्रीय और संगीतमय पृष्ठभूमि का इस्तेमाल उसके बचाव और हमले दोनों के लिए किया गया है। नताशा बियांका लियोन ब्राउनस्टीन LRON ली 1 जन्म 4 अप्रैल 1979। 2 एक अमेरिकी अभिनेत्री, निर्देशक, हास्य कलाकार, निर्माता, लेखिका और तकनीकी कार्यकारी है। लियोन ने फिल्म और टेलीविजन में परिपक्व भूमिकाएं निभाते हुए अपने करियर का विस्तार करने से पहले एक बाल अभिनेत्री के रूप में अपना करियर शुरू किया। 3-4 जिसके लिए उन्हें 5 प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, और 2023 में टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया गया था। 5 लियोन ने एक बाल अभिनेत्री के रूप में अपना करियर शुरू किया, जिसमें उन्होंने हार्टबर्न 1986 में अपनी पहली बिना श्रेय वाली उपस्थिति, पीवी के प्लेहाउस 1986 में एक आवर्ती भूमिका और डेनिस द मेनेस 1993 में एक सहायक भूमिका निभाई। उन्होंने कई स्वतंत्र फिल्मों में किशोर भूमिकाएं निभाई, जैसे एवरीवन सेज आई लव यू 1996, स्लम्स ऑफ बेवर्ली हिल्स 1998, बट आई एम ए चीयरलीडर 1999 और पार्टी मॉन्स्टर 2003। साथ ही अमेरिकन पाई फिल्म श्रृंखला 1999 से 2012। उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक 2013 से 2019 में निकी निकोल्स के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए करियर में पुनरुत्थान और एमी पुरस्कार नामांकन पाया। नेटफ्लिक्स सीरीज रशियन डॉल 2019 से 2022 का सहनिर्माण, लेखन, निर्देशन और कार्यकारी निर्माण किया, और पीकॉक सीरीज पोकर फेस 2023 वर्तमान और नेटफ्लिक्स फिल्म हिज 3 डॉटर्स 2024 में अभिनय किया। 2025 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से खुद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्म स्टूडियो एस्टेरिया के सहसंस्थापक के रूप में प्रकट किया, जिसकी स्थापना 2022 में उनके प्रेमी ब्रायन मूसर के साथ जिम्मेदारी से प्राप्त डेटा का उपयोग करके AI टूल्स के साथ एनिमेटेड फीचर फिल्में बनाने के इरादे से की गई थी। 6-7 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लियोन का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। एक रूढ़िवादी यहूदी माता-पिता इवेट बुचिंगर, एक और आरोन ब्राउनस्टीन की बेटी, जो एक बॉक्सिंग प्रमोटर, रेस कार ड्राइवर और रेडियो होस्ट थे।
8, 9, 10 उनकी मां का जन्म पेरिस में हुआ था। 11 हंगेरियन यहूदी होलोकॉस्ट उत्तरजीवी माता पिता के यहाँ। 12, 13, 14 लियोन ने मजाक में कहा है कि उनके परिवार में मेरे पिता की ओर से फ्लैटबुश और मेरी मां की ओर से ऑशविट्ज शामिल है। 1 उनकी दादी एला 15 एक बड़े परिवार से आई थीं, लेकिन केवल वह और उनकी 2 बहनें और 2 भाई ही जीवित बचे, जिसका श्रेय लियोन ने उनके सुनहरे बालों और नीली आंखों को दिया है। 1 लियोन के दादा मॉरिस बुचिंगर लॉस एंजल्स में एक घड़ी कंपनी चलाते थे। युद्ध के दौरान वह बुडापेस्ट में एक गैरयहूदी के रूप में चमड़े के कारखाने में काम करते हुए छिपे रहे। 1 लियोन ने अपने जीवन के पहले 8 साल ग्रेट नेक न्यूयॉर्क में गुजारे। 12, 16 वह और उनका परिवार इजराइल चले गए, जहां उन्होंने 1.5 साल बिताए। इजराइल में रहते हुए लियोन ने 1989 की इजरायली बच्चों की फिल्म अप्रैल फूल हिब्रू में भाग लिया, जिससे अभिनय में उनकी रुचि शुरू हुई। 9, 17 उसके माता पिता का तलाक हो गया और लियोन और उसका बड़ा भाई एडम अपनी मां के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए। 12 न्यूयॉर्क शहर वापस जाने के बाद लियोन ने रमज स्कूल, एक निजी यहूदी स्कूल में दाखिला लिया। 18 जहां वह एक छात्रवृत्ति छात्रा थी, जिसने तलमूड की कक्षाएं लीं और आरामी पढ़ी। 19 सहपाठियों को मारिजुआना बेचने के कारण उसे अपने द्वितीय वर्ष में निष्कासित कर दिया गया था। 19 लियोन अपर ईस्ट साइड में पली बड़ी, जहां उसे लगा कि वह एक बाहरी व्यक्ति है। 21 उन्होंने हाई स्कूल से स्नातक नहीं किया। अपने वरिष्ठ वर्ष से पहले ही न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स में एक फिल्म कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छोड़ दिया, जहां उन्होंने थोड़े समय के लिए फिल्म और दर्शन का अध्ययन किया। 16 उनकी हाई स्कूल स्नातकता टिश में अपने पहले वर्ष को पूरा करने पर निर्भर थी, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम छोड़ दिया क्योंकि वह ट्यूशन का भुगतान नहीं कर सकती थीं। 22 लियोन अपने पिता से अलग हो गई थीं, जो 2013 में मैनहट्टन के 6ठे जिले के लिए न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थे। 23 और अक्टूबर 2014 में उनकी मृत्यु तक अपर वेस्ट साइड में रहते थे। 24 उन्होंने कहा है कि वह अपनी मां के करीब नहीं थीं, जिनकी 2013 में मृत्यु हो गई थी, और 16 साल की उम्र से अनिवार्य रूप से अपने परिवार से स्वतंत्र रूप से रह रही है। तो दोस्तों टोटल बजट की बात कर ले तो बजट इससे एक तरह से मूवी का 80 मिलियन का है, जिसके अंदर अभी ये रिलीज़ हुई थी, मैं आपको बता दूं 1 अगस्त 2025 को, और अब तक के 3 दिन में इसने कलेक्शन 38 मिलियन का कर लिया है। तो आराम से 100 से 150 मिलियन का ये कलेक्शन करने वाली है, और ये बाकी हिट तो रहने वाली है। बाकी आप इसे OTT पर भी बहुत जल्द देख पाओगे। जैसे इसके OTT रिलीज़ आती है तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।